इंडिया और चाइना दुनिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट देश। इन दोनों देशों की शुरुआत लेट 1940s में हुई। 1947 में भारत को आजादी मिली और 1949 में माओइस्ट रिवॉल्यूशन के बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। दोनों ही देशों की शुरुआत शुरू हुई हिंदू चीनी भाई भाई के स्लोगन से, लेकिन जब भाई बन चुके हैं तो जमीन के ऊपर लड़ाई तो स्वाभाविक है और 1956 के बाद से ही दोनों देश टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में उलझे हुए हैं। आज इस वीडियो के अंदर इन कॉम्प्लिकेटेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कारण है इसके, क्यों इन्हें रिजॉल्व करना इतना डिफिकल्ट हो रहा है और किस डायरेक्शन में अभी ये जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो मूव कर रहा है, चांसेस पॉसिबल हैं रिजोल्यूशन के या फिर नहीं, वो इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, इंडिया चाइना से दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। फर्स्ट इज बांग्लादेश, सेकंड इज चाइना। कितना करता है? लगभग 3488 किलोमीटर्स का इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। कहां कहां करते हैं वो भी हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बाउंड्री डिस्प्यूट है पूरी दुनिया की। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको इंडिया और चाइना की बाउंड्री डिस्प्यूट में देखने को मिल जाता है, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट इसका रिजोल्यूशन प्रोसेस भी बन जाता है। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं? इसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट आपको चलती हुई दिखती है, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स एक दूसरे के आमने सामने आपको अक्सर खड़े हुए दिख जाते हैं व्हेन इट कम्स टू लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट। आपने रिसेंटली देखा होगा गलवान डिस्प्यूट हुआ, तवांग में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था, उससे पहले देवसांग वैली डिस्प्यूट हुआ था। 1962 की वॉर में आपने अक्साई चिन को एनेक्स करते हुए देखा ही चाइना को। सकसगाम जो कि हमारा एरिया है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान उसे भी चाइना को दे चुका है। तो नंबर्स काफी ज्यादा कम है, नंबर्स काफी ज्यादा हैं व्हेन इट कम्स टू द रीजन्स जहां जहां भारत और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको देखने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है। हम चाइना के साथ जब रिलेशंस देखते हैं तो हम उनको 3 एरिया में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो जब हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास ये लद्दाख वाला रीजन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको अक्साई चिन वाला रीजन देखने को मिलता है जो लगभग 1570 किलोमीटर्स कवर करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है चाइना के साथ, जो बॉर्डर हमारा डिमार्केटेड है, उसमें वेस्टर्न सेक्टर इज अक्साई चिन। जो सेंट्रल सेक्टर है वो 545 किलोमीटर्स का है, दैट कवर्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड द लास्ट वन जो ईस्टर्न सेक्टर है, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हुए दिख जाते हैं, ये लगभग 1325 किलोमीटर्स आपको डिमार्केट बॉर्डर करता हुआ दिखता है। 3 बॉर्डर में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है क्योंकि अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती है। भारत अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है एलएसी को और चाइना अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है एलएसी को। आगे बढ़ते हैं, इनके डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए हिस्टोरिकल लेगेसी, मैंने बोला था हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट अभी भी आपको आगे बढ़ती हुई दिखती है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में 1940 के अंदर मैकमोहन ने तिब्बतन के थियोक्रेसी के साथ और उस टाइम पे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करती थी, जो आज की डेट में आपको ताइवान देखने को मिल रहा है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को कोई एग्जिस्टेंस था नहीं। कम्युनिस्ट चाइना 1914 में एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी 1940 में कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को डिमार्केट किया जाएगा, किस तरीके से इस रीजन के बॉर्डर को आप डिमार्केट करेंगे। इसको बोला गया सिमला ट्रीटी या सिमला एग्रीमेंट। इसके अंदर एक मैकमोहन लाइन बना गई, एक डिमार्केशन लाइन बनाई गई यूजिंग दी वाटरशेड प्रिंसिपल। वाटरशेड प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी साइड कोई रिवर फ्लो कर रही है और जितना भी पानी उस रिवर में जाके जुड़ जा रहा है, एंड दैट रिवर लाइज इन चाइना, तो वो चाइना का एरिया हो गया। और जितना भी पानी जिस इंडिया की रिवर में आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, जहां जहां से एरिया, जिस एरिया का पानी इंडिया तक आ जा रहा है, वो एरिया इंडिया का हो गया। तो दिस प्रिंसिपल को यूज करके आपने 1940 में मैकमोहन लाइन डिमार्केट करी। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने उसे डिस्कार्ड कर दिया, उससे एग्री नहीं किया। तिब्बत ने भी उससे एग्री नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने मैकमोहन लाइन को एक बाउंड्री बना दिया बिटवीन इंडिया एंड देन तिब्बत। उस टाइम पे वो चाइना नहीं, वो तिब्बत का बॉर्डर हुआ करता था। उसके बाद
आज भी मैं बोल रहा हूं कि पीआरसी जब आती है तो पीआरसी का ये कहना था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का, कम्युनिस्ट चाइना का, कि ना तो ये आपने बाउंड्री साइन की है, बाउंड्री बनाई है, ना ही ये तिब्बत ने बनाई है, ना ही ये चाइना ने एक्सेप्ट करी थी। तो जब हम दोनों ने ये बाउंड्री बनाई ही नहीं है तो इसको एक्सेप्ट क्यों करना है, इसके ऊपर हमें दोबारा से डिस्कशन करना है। इंडिया का हमेशा से से रहा है कि नहीं, दिस द फाइनल लाइन, 1950 से यही चल रही है। स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था जब हमारे एम्बेसडर के.एम. पानीकर वहां के प्रीमियर के पास गए थे 1953 के अंदर कि क्या आपको किसी बॉर्डर से दिक्कत है, तब आपने साफ इनकार कर दिया था। तो अब ये वापस इशू उठाना ठीक नहीं है, एथिकल नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो अक्साई चीन वाली लाइन है, तो जो दो लाइन बनती हैं। 1865 के अंदर एक लाइन बनाई गई जॉनसन लाइन, और 1893 के अंदर एक लाइन बनाई गई मैकडोनल्ड लाइन। जो जॉनसन लाइन है जो 1865 में बनाई गई, वो अक्साई चीन वाले एरिया को इंडिया के अंदर रखता है, लेकिन जो 1893 वाली मैकडोनल्ड लाइन है वो अक्साई चीन को चाइना के अंदर रखता है। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इंडिया जो है वो जॉनसन लाइन को मानता है और जो चाइना है वो मैकडोनल्ड लाइन को मानता है। इसकी वजह से जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट एग्रीमेंट्स पे रिलाई करते हैं, बिलीव करते हैं। साथ के साथ अभी भी कोई म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाउंड्री नहीं है हमारे पास, और यह भी बोला जा सकता है कि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाउंड्री ना होने का कारण है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स, जिस टाइम पे उन्होंने विदाउट परमिशन ऑफ द तिब्बत, विदाउट परमिशन ऑफ द चाइना कुछ ऐसी लाइन डिमार्केट कर दी जिससे आज चाइना एग्री करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज अ कॉलोनियल टेंशन व्हिच हैज बीन फॉरवर्डेड टू अस। ब्रिटिशर्स एक ऐसा रायता फैला के गए जो 75 साल बाद भी आजादी के, 77 ईयर्स बाद भी आजादी के रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इन लाइन को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, दिस इज द जॉनसन लाइन जो 1865 के अंदर डिमार्केट की गई थी। अब इसमें आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है का पार्ट ऑफ जिनजियांग, पार्ट ऑफ अक्साई चीन सीधा भारत के अंदर लाई करता है। 1893 की जो मैकडोनल्ड लाइन है या मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन जिसे बोलते हैं, वो इस लाइन की बात करती है जो अक्साई चीन वाले रीजन को चाइना के एरिया में कंसीडर करता है, और यही डिस्प्यूट का एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से अक्साई चीन या LAC पर आज भी आपको तनातनी देखने को मिल जाती है। LAC की अगर बात की जाए, LAC हमारा डिफैक्टो बॉर्डर है, खुद ही एक मेजर सोर्स का डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि इंडिया और चाइना के डिफरेंट परसेप्शंस हैं LAC को लेकर, जैसा मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूअसली कंफ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। चाहे वो तवांग रीजन में जब हम मैकमोहन लाइन के कंफ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, वहां भी बेसिकली क्लैरिटी नहीं है बॉर्डर को लेके, यहां LAC पे भी क्लैरिटी नहीं है बॉर्डर को लेके। सेम गोज विद भूटान के अंदर डोकलाम में 2017 में दोनों आर्मीज, इंडिया और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई थी, तो वो भी एक कंफ्लिक्ट है। तो चाहे आप डोकलाम टेंशंस की बात करें, चाहे आप गलवान वैली कंफ्लिक्ट की बात करें, चाहे आप तवांग कंफ्लिक्ट की बात करें, दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ काफी डिकेड से आमने सामने खड़ी दिखती हैं, कंफ्लिक्ट में दिखती हैं। क्लियरली डिमार्केटेड LAC का ना होना एक मेजर रीजन है, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर वो हमेशा वोलेटाइल बनी रहती है, और हमेशा डर बना रहता है कि कहीं एस्केलेशन ना हो जाए, दोनों आर्मी आपस में भिड़ ना जाए। अच्छी बात यह है कि 1993 और 1996 के अंदर हमने कुछ मिलिट्री और बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किए थे। 1993 के अंदर हमने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें आर्म्स आप यूज नहीं कर सकते विद इन 50 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर। इसी वजह से आपको गलवान वैली में बंदूकें चलती हुई नहीं दिखी, आपको हैंड कॉम्बैट होता हुआ देखा। तो रिजोल्यूशन के कुछ इनिशिएशन हमने पहले भी लिए थे, आगे भी लेने की जरूरत है, डिसएंगेजमेंट की जरूरत है। पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हमने रिसेंटली किया है, दैट इज ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको रीजन देखने को मिल रहा है, ये है आपको एक रीजन देखने को मिलता है, दैट इज सकसगाम वैली। ये जो सकसगाम वैली है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी। 1962 में जब हम वॉर हारे तो पाकिस्तान ने थाली में रखकर ये चाइना को प्रोवाइड कर दी एज इफ ये उन्हीं की है, जबकि ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। इसके अंदर लगभग 252 ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। 252 ग्लेशियर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम सिलिकॉन वेफर्स की बात करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर्स के सिलिकॉन वेफर्स की बात करते हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए। एक 10 सेंटीमीटर का सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए आपको लगभग 10,000 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर चाहिए, और वो चाइना को कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो 250 ग्लेशियर्स प्रोवाइड करा रहा है। रिसेंटली लद्दाख में भी हम सिलिकॉन वेफर्स की इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं फॉर द सेम रीजन, क्योंकि ये जब मेल्ट करना शुरू करेंगे तो फ्रेश वाटर लद्दाख की तरफ आता हुआ दिखेगा, और हम नहीं चाहते हैं चाइना उसे किसी भी तरीके से डाइवर्ट करे फ्रॉम इट्स नेचुरल पाथ।
तो ये रिसोर्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो अक्साई चिन रीजन है जो पूरा आपको एनेक्स दिखता है, जो 1962 वॉर में भारत से एनेक्स कर लिया गया, और पूरी दुनिया जो एक यूएन के बलबूते पर जो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करती है उसे सांप सूंघ गया था। उसने अभी तक इस बारे में कोई बात चीत नहीं की है और किसी भी तरीके से इसको रिजॉल्व नहीं किया गया है। दूसरा, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये सिक्किम और भूटान के बीच में, इसको हम बोलते हैं डोकलाम रीजन। यहां भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी 2017 में, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? दोनों के लिए ही ये रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। पहले चाइनीज पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव आपको पता है हमारी जमीन है, हमारी मातृभूमि है, हमारा मदरलैंड है, तो हम उसे लूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल, इंडिया और चाइना दोनों ही जो डिस्प्यूटेड रीजन है, मतलब दोनों ही कंट्रीज डिस्प्यूटेड रीजन को सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्साई चिन, चाइना के लिए अक्साई चिन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तिब्बत और जिनजियांग रीजन को कनेक्ट करता है, और सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश इसलिए जरूरी है क्योंकि तिब्बत के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा, 1956 में जब हमारे हिंदू चीनी भाई भाई के पर्सपेक्टिव में हम डूबे हुए थे, चाइना ने, पीपीआरसी ने, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने सुनजू को फॉलो करना शुरू कर दिया था, एक रियलिस्ट पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी थी, एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी थी। लेकिन हम कौटिल्य का देश होने के बावजूद गांधी के नॉन वायलेंस और पीसफुल पर्सपेक्टिव में, आइडियलिज्म में डूबे हुए थे। जिसके बाद 1956 में हमें पीपल्स डेली, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इंडियन रीजन अक्साई चिन में चाइना ने एक रोड बना दी है जो जिनजियांग रीजन को तिब्बत से कनेक्ट कर रही है। मतलब हमें यह भी नहीं पता था कि वहां रोड कंस्ट्रक्शन हो चुका है टिल द टाइम इट वाज प्रिंटेड इन देयर न्यूज़पेपर। तो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म की एक लिमिट होनी चाहिए, आपको रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में थ्रेट को भी एनालाइज करना चाहिए, गॉज करना चाहिए, और उसके लिए प्रिकॉशियस भी रहना चाहिए। तो हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज की वजह से और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से अक्साई चिन के ऊपर चाइना कंटिन्यूअसली क्लेम करता है। अरुणाचल के ऊपर तवांग रीजन के अंदर वो उसे जंगनान का नाम दे चुका है। वो बोलता है अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है वो साउथ तिब्बत है, जिसे वो जंगनान नाम से बोलता है। वहां की डिस्ट्रिक्ट्स को वो रीनेम कर चुका है। बट कहीं ना कहीं डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेसी है इस चीज की, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिख जाती है। कंपटीशन जो है रिसोर्सेज को लेकर हिमालयन रीजन के अंदर, वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिखता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको सकसगाम वैली के साथ देने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं। अगर रीसेंट डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया और चाइना ने रिसेंटली एक डील साइन करी है, पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन यह समझने की कोशिश करिए, जो पेट्रोलिंग एग्रीमेंट है गलवान वैली के बाद पहली बार हुआ है। कौन कौन से रीजन में हुआ है? देपसांग रीजन में और देमचौक रीजन में हुआ है। पर समझने वाली बात यह है कि रास्ता बहुत लंबा है, जर्नी जो है वो बहुत बड़ी है। अभी आपके लिए एक पहला स्टेप है, पर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी चीज, ये जो आपने पेट्रोलिंग एग्रीमेंट किया है इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, या अभी भी इसके अंदर ओपेसिटी बनी हुई है। नहीं समझ में आ पा रहा है कि बफर जोन को लेकर कंफ्लिक्ट है, या फिर पेट्रोलिंग जो होगी वो कब से स्टार्ट होगी, किस तरीके से स्टार्ट होगी, कौन कौन से रीजन्स में स्टार्ट होगी। अभी अच्छी बात है कि हमने एटलीस्ट इनिशिएशन तो लिया, डिसएंगेजमेंट की शुरुआत तो हुई। लेकिन इतनी बड़ी जर्नी में जब आपने ये छोटा सा स्टेप लिया है तो आपको मेक श्योर करना है कि इस स्टेप से आप पीछे ना जाएं, अब आगे ही बढ़ते हुए दिखें, और वो जो रिजोल्यूशन की जर्नी है उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश दोनों साथ मिलकर करते रहें। क्योंकि दोनों का राइज करना वेस्टर्न हेजेमनी को खत्म करने के लिए या काउंटर करने के लिए जरूरी है, और दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। चाइना का राइज, इंडिया का राइज, एशिया के राइज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहना कि दोनों साथ में राइज नहीं कर सकते, ये एक बेवकूफी है। क्योंकि आज से 600 साल पहले, आज से 800 साल पहले जब हम ग्लोबल इकोनॉमी को देखते थे तो 60% जो ग्लोबल इकोनॉमी आती थी वो भारत और चाइना से ही आती थी। 30% भारत से, 30% चाइना से। तो ऐसा नहीं है, दोनों साथ मिलकर दुनिया को डोमिनेट कर नहीं सकते। पास्ट में भी किया है, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों को अपने आप से डिफरेंसेस को खत्म करना होगा और एटलीस्ट कोशिश करनी होगी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल चहल अकेडमी के साथ एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।